हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? अच्छे होंगे उम्मीद कर रहा हूँ। जीनियस एकेडमी अलवर पर क्लास 12 चैप्टर 1 ठोस अवस्था का लेक्चर 04 लेके आए हैं। आज बात करेंगे एकक कोष्ठिकाओं का वर्गीकरण। एकक कोष्ठिकाओं का वर्गीकरण, और हम ये वर्गीकरण घनीय एकक कोष्ठिका के संदर्भ में करेंगे। घनीय एकक, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में घन की विशेषता इसलिए पढ़ाई थी क्योंकि घनीय एकक कोष्ठिका पूरे चैप्टर में पढ़नी। घनीय एकक कोष्ठिका जो होगी उसके संदर्भ में हम करें। ठीक है भाई, चलो। तो एकक कोष्ठिकाओं का वर्गीकरण जो होता है वो घनीय एकक कोष्ठिका के संदर्भ में हम करें। अच्छा, ये वर्गीकरण किस आधार पर किया जा रहा है? वर्गीकरण का आधार क्या है? ये दो तरह से करेंगे वर्गीकरण भी। पहला जो तरीका है उसमें आधार क्या है? वर्गीकरण का पहला आधार बता रहा हूं आपको। फर्स्ट आधार, वर्गीकरण जो कर रहे हैं एकक कोष्ठिकाओं का, उसका जो पहला आधार मैं आपको बता रहा हूं वो है कणों की व्यवस्था के आधार। कणों की व्यवस्था घन में कैसे है उसके आधार। और 4 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं होती हैं। कणों की व्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं होती हैं? 4 प्रकार की। ठीक है भाई, चलो। उसके बाद दूसरा जो आधार रहे, जब अपन आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में, ठीक है, दूसरा जो हमारा आधार रहेगा वो रहेगा कणों की व्यवस्था के आधार पर। हो गया पहला, 4 प्रकार की बन जाएंगी। दूसरा जो आधार रहेगा वो क्रिस्टल पैरामीटर के आधार। क्रिस्टल पैरामीटर, पैरामीटर। क्रिस्टल पैरामीटर क्या होते हैं बाद में बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सस्पेंस रहने दो अभी। इसके आधार पर 7 प्रकार की होती है। फिर दोनों को मर्ज करेंगे 28 प्रकार की हो जाएंगी। बहुत कुछ पढ़ना है। फिर ब्रेवेज जालक पढ़ेंगे। ब्रेवेज जालक क्या होते हैं? तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण, ब्रेवेज जालक। धीमे धीमे बढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में आगे। अभी सिर्फ ये ध्यान रखो, पहला आधार चल रहा है अभी, तो फर्स्ट आधार चल रहा है। और कणों की व्यवस्था हम घन में लेके देख रहे हैं। घन में लेके देख रहे हैं कणों की व्यवस्था कैसे कैसे हो सकती। तो इस आधार पर जो पहली एकक कोष्ठिका है बच्चों वो है सरल घनीय एकक कोष्ठिका। सरल घनीय एकक कोष्ठिका। इसको बोलते हैं सिंपल, इंग्लिश में जरा देखो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यूनिट सेल एकक कोष्ठिका, घनीय क्यूबिक सिंपल, या SCC। जरा चेक करो मैंने कैसे बना, S इसका, C इसका, C इसका, U को नहीं लिया, SCC। SCC में तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घन। मैं जहाँ SCC लिख दूँ उसका मतलब होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब सरल घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है। दूसरी हमारी कौन सी होगी? दूसरी होगी हमारी फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इंग्लिश में बोलेंगे इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल तो है ही, क्यूबिक यूनिट सेल तो है ही ये। अब सिंपल है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड है घनी, जो फलक केंद्रित है तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। शॉर्ट फॉर्म बनाइए FCC। F फॉर फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, F फॉर फेस सेंटर्ड, और C फॉर क्यूबिक, और C फॉर सेल। क्लियर है? इन दोनों को देखते हैं, फिर बाकी की 2 और हैं अभी। 4 प्रकार की होती हैं, 2 और हैं। ठीक है। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका में क्या होता है जरा सा, कण या गोले या परमाणु, 3 चीजें ध्यान रखो। कण बोल दो, चाहे गोले बोल दो, चाहे परमाणु। कण, गोले या परमाणु इस एकक कोष्ठिका में, इस एकक कोष्ठिका में केवल घन के कोनों पर रखे हो, कोनों पर रखे होते हैं। ठीक है, घन के कोनों पर रखे होते हैं केवल। कण, गोले या परमाणु इस कोष्ठिका में केवल घन के कोनों पर रखे, केवल कोनों पर रखे होते हैं।
फलक पर नहीं होते, किनारों पर नहीं होते, है ना, कहीं नहीं होते, बीच में नहीं होते, केंद्र में नहीं होते, केवल कहाँ होते हैं, कोनों पर होते हैं। सरल सी बात है, तो कोनों पर होते हैं, बस सरल सी बात है, इसलिए सरल घनीय एचक कोष्ठिका। और हम जानते हैं एक कोना कितने घनों में कॉमन होता है, एक कोना 8 घनों में कॉमन होता है। पढ़ाया था ना मैंने, 8 घनों में कॉमन होता है। जैसे एक लड्डू को खाने वाले 8 बच्चे हों, तो एक बच्चे के पास केवल 1/8 लड्डू ही जाएगा उसको, ठीक है भाई, नज़र तो सबकी है उस लड्डू पर, लेकिन एक बच्चा 1/8 ही ले पाएगा। तो एक कोना 8 घनों में कॉमन होता है। तो अगर हम कोने पर कोई कण, गोला या परमाणु रखते हैं, तो एक घन में उस परमाणु का केवल 1/8 योगदान ही जाएगा। समझो, 1/8 योगदान ही जाएगा। कैसे, जरा समझो इसको। ये हमारी सरल घनीय एकक कोष्ठिका होती है। एकक कोष्ठिका क्या है, होती है वह छोटी से छोटी त्रिविमीय संरचना जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण जालक का निर्माण होता है, संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे एकक कोष्ठिका कहते हैं। सरल घनीय एकक कोष्ठिका घन जैसी होती है, सरल होती है, मतलब केवल कण कोनों पर रखे होते हैं। एक कोना 8 घनों में कॉमन होता है। ये कोना जो है, इस पर मैंने कण रख दिया, ऐसे यहाँ रख दिया, ऐसे यहाँ रख दिया, ऐसे यहाँ रख दिया, तो मैंने कितने कण रख दिए, 8 कण रख दिए 8 कोनों को। कितने कण रख दिए, 8 कण रख दिए। तो ये जो कण है, ये इस एकक कोष्ठिका में कितना योगदान दे रहा है, सिर्फ 1/8 योगदान दे रहा है। ये भी कितना दे रहा है, 1/8 दे रहा है। ये भी कितना दे रहा है, 1/8 दे रहा है। हर कोना 8 घन में कॉमन होता है, तो ये कोना भी 8 घनों में रखा हुआ है, तो केवल इस एक घन में इसका 1/8 योगदान जा रहा है। तो सभी कणों का कितना योगदान जा रहा है, 1/8, 1/8। सबका कितना जा रहा है, बोलो, 1/8 ही तो जा रहा है। समझ में आ रही कहानी, 1/8 योगदान जा रहा है सभी कणों का, ठीक है भाई। तो 1/8 योगदान जा रहा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर इस एकक कोष्ठिका में कुल कितने कण हैं? दिख तो 8 रहे हैं, लेकिन 8 कण इस एक एकक कोष्ठिका में है। जब हम संपूर्ण जालक में इस एकक कोष्ठिका को रख के देखेंगे, तो ये कण 8 जगह कॉमन है, तो इस कण को पूरा इसमें थोड़ी गिनेंगे, केवल इसका 1/8 भाग ही तो गिनेंगे। तो कुल प्रभावी कण कितने होंगे, कुल प्रभावी कण, ये जेड होते हैं एक्चुअली। और इसकी संख्या कैसे निकालेंगे, जरा चेक करो। कुल कण इंटू 1/8। भाई कुल कण कितने हैं, उसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक कण 1/8 योगदान दे रहा है। यहाँ से 1/8 कण ही इस एकक कोष्ठिका में गिन रहे हैं अपन। तो सभी कोनों से कितने कण होंगे, कुल कण ये 8 होंगे। तो कुल कण 8, या कुल कोने 8, कुल कोने ज़्यादा वर्ड है, अच्छा वर्ड है। कुल कोने कितने हैं, 8 जगह रखे हुए हैं, इंटू एक कण का योगदान एक कोने से 1/8 है, तो कण 1 आएगा, सिर्फ 1 कण। यानी कि सरल एकक कोष्ठिका में जेड की वैल्यू 1 होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरल एकक कोष्ठिका में जेड का मान कितना होता है, 1 होता है। मतलब इस पूरी एकक कोष्ठिका में सिर्फ एक ही कण रखा हुआ है, 8 रखे हुए हैं, लेकिन 8, एक बात बताओ, अगर मान लो 8 लड्डू रख दें हम 8 बच्चों के सामने, तो अब एक बच्चे को कितना लड्डू मिलेगा, 1 मिल जाएगा। लेकिन मिल कैसे रहा है, ऐसा नहीं कि एक लड्डू को सीधा उसने उठा लिया 8 में से, हर एक लड्डू से अब भी 1/8 जा रहा है। 8 लड्डू उसके सामने रखे, समझो 8 लड्डू उसके सामने रखे, क्लियर है नहीं, 8 लड्डू, तो 1/8 भाग उस बच्चे को दे दिए, एक लड्डू का, एक लड्डू के 8 भाग कर दिए ना आपकी, तो एक बच्चे को उसका 1/8 मिला। तो दूसरे लड्डू के भी 8 भाग करे, एक बच्चों के 1/8 भाग मिला। तो सभी लड्डुओं को बांटने के बाद एक बच्चे के पास एक ही तो लड्डू आया, 1/8 1/8 1/8, यानी 1/8 × 8। समझ में आ रही कहानी, वही यहाँ है। अरे एक एकक कोष्ठिका में 8 कण रखे हुए, अब एक कण एक कोष्ठिका में सिर्फ 1/8 ही आ रहा है, क्लियर है ना। तो 8 कोनों से कितने कण आए इस कोष्ठिका में, सिर्फ 1 कण आया। क्लियर हुआ या नहीं है, बोलो अच्छे से, 1 कण आया नहीं है। और 1/8 योगदान कैसे होता है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था, क्योंकि इस एकक कोष्ठिका के बाजू में भी यहाँ एक घन है, दोनों के ऊपर भी घन है 4, फिर इनके पीछे भी घन है 8, तो ये वाला कोना 8 घनों में कॉमन होता है। आप इमेजिन करके देख सकते हो, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं भैया दूसरी, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, FCC, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है एक्चुअली में, कण या गोले या परमाणु, एक ही बात है, कण गोले या परमाणु, एकक कोष्ठिका के कोनों के अलावा, कोनों पर तो रखे ही होते हैं, कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पर रखे होते हैं।
फलक 6 होते हैं, मैंने बताया था, प्रत्येक फलक के केंद्र पर रखे होते हैं। प्रत्येक फलक के केंद्र पर, और एक फलक 2 घनों में कॉमन होता है, मैंने बताया था 2 घनों में कॉमन होता है। तो अगर हम फलक के केंद्र पर किसी कण को रखेंगे तो वो कण 2 जगह बटेगा। कोने पर रखते हैं तो 8 जगह बट जाता है एक परमाणु, और फलक के केंद्र पर रखेंगे तो परमाणु 2 जगह ही बटेगा, तो एक जगह उसका 1/2 भाग जाएगा। ठीक है, तो फलक पर रखा परमाणु एक कोष्ठिका में या घन में, कोष्ठिका में कितना योगदान देता है? 1/2 योगदान देता है। और यहां क्या लिख सकते हैं अपन कि एक कोने पर रखा परमाणु एक घन में केवल 1/8 योगदान देता। समझ में आया ये कहानी? कुल कोने 8 है तो एक कण आया हमारे पास यहाँ। ठीक है, तो यहाँ कण कितने आएंगे उससे पहले एक बार चित्र बना के देखते हैं, उससे समझ में आएगा आपको अच्छे से। ये हमारा क्या होगी? घनीय एकक कोष्ठिका होगी। अब घनीय एकक कोष्ठिका सरल कब होती है? जब केवल कण कहाँ रखे होते हैं? कोनों पर। और फलक केंद्रित कब होती है? घनीय एकक कोष्ठिका मतलब घन बना दो। अब ये सरल होगी तो मतलब कण कोनों पर रखे होंगे सिर्फ, और फलक केंद्रित होगी तो क्या होगा? कोनों पर तो रखे ही होंगे, कोनों पर तो आपको रखने ही है हमेशा। ठीक है, कोनों पर तो कण रखे ही होंगे सभी 8 कोनों पर। और इसके अलावा कण कहाँ रखे हो सकते हैं? बोलो, इसके अलावा कण कहाँ रखे हो सकते हैं? मतलब कहाँ होंगे? फलक के केंद्र पर। नाम से पता चल रहा है, प्रत्येक फलक के केंद्र। ये देखो दायां फलक है, इसका केंद्र ये रहा। बायां फलक इसके सामने, दाएं फलक के सामने वाला फलक कौन सा होगा? बायां फलक। इसके केंद्र में कण रखे। ऊपर वाले फलक के केंद्र पे कण रखा है, इसके नीचे वाले फलक के केंद्र पर कण रखा। ऊपर वाले फलक के सामने नीचे वाला फलक हो, आगे वाले फलक के केंद्र पर यहाँ कण रखा है, पीछे वाले फलक के केंद्र। तो ऐसे प्रत्येक फलक के केंद्र पर कण रखे। ठीक है भाई। और ये जो देखो इसके बगल में एक और घन है, ऐसा घन है नहीं है, तो ये कण इधर 1/2 योगदान दे रहा है, इधर 1/2 योगदान दे रहा है। तो प्रत्येक फलक पर रखा हुआ कण 1/2 योगदान दे रहा है एक्चुअली, 1/2। ठीक है, तो कुल कण कितने होंगे एकक कोष्ठिका में? कुल कण एकक कोष्ठिका में, एकक कोष्ठिका फलक केंद्रित है एफसीसी में, एफसीसी में यानी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल कण जेड होते हैं प्रभावी कण। अब प्रभावी कण कितने होंगे बताओ जरा, चेक करो भाई। कोने से प्लस फलक से या फलक केंद्र से, 2 जगह कण रखे हुए, तो कोने से और फलक केंद्र से। कोने से वही 8 कोने हैं इंटू 1/8। अरे 8 कोनों पर 8 कण रखे हैं ना, और एक कोने पर रखा हुआ कण 1/8 योगदान दे रहा है, तो एक कण तो यहाँ से आएगा। प्लस फलक केंद्र से कैसे निकालेंगे जरा चेक करो, इसको थोड़ा सा नीचे समझा देता हूँ। 1/8 इंटू 8 तो कोने की कहानी होगी। फलक केंद्र मतलब एक फलक पर 1/2 योगदान आ रहा है, मतलब एक फलक के केंद्र पर रखा हुआ कण आधा ही गिना जा रहा है कोष्ठिका में, आधा गिना जा रहा है। तो 6 फलकों पर रखे हुए कण कितने गिने जाएंगे? 3। 6/3 भाई सीधी बात। फलक कितने हैं? 6। और एक फलक पर रखा हुआ कण 1/2 भाग ही योगदान दे रहा है एक कोष्ठिका में, तो 6 पर रखे हुए कितना देंगे? 6/2। तो जेड की वैल्यू 1 + 3 यानी 4 आ जाए। यानी एफसीसी में जेड की वैल्यू कुल कण कितने होते हैं? 4। यानी एकक कोष्ठिका में यहाँ एक कण होता है, यहाँ लिख सकते हैं प्रति एकक कोष्ठिका, प्रति एकक कोष्ठिका कण बराबर 4, कण बराबर 1 यहाँ पर। और यहाँ क्या लिखेंगे? प्रति एकक कोष्ठिका, प्रति एकक कोष्ठिका कण बराबर 4। एक एकक कोष्ठिका में 4 कण। क्लियर हो गई कहानी? अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे एक जालक बिंदु और होता है, जालक बिंदु। जालक बिंदु में है ना योगदान नहीं देखते, बस सीधा देखते हैं कितने बिंदुओं पर कण रखे हैं, उन बिंदुओं को देखते हैं जिन पे कण रखे हैं। कितने बिंदुओं पर? 8 बिंदुओं पर, तो 8 होंगे जालक बिंदु। कुल कण 8 नहीं है, कुल कण तो 1 है। कुल कण मतलब प्रभावी कण तो 1 ही आ रहा है, लेकिन जालक बिंदु 8 आ रहे हैं। यहाँ पर प्रभावी कण 4 आ रहे हैं, लेकिन जालक बिंदु सोचो कितने आ रहे हैं? 8 तो कोने पर रखे हैं और 6 कहाँ है? फलक केंद्रों पर। तो जालक बिंदु मतलब कुल बिंदु जहाँ कण रखे हैं। ऐसे 14 बिंदु हैं यहाँ पर देखो, 8 तो कोनों पर बिंदु है और 6 फलक के केंद्रों पर बिंदु है।
तो जालक बिंदु भी पूछ सकता है, तो 14 जालक बिंदु है FCC में। ठीक है भाई, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं हम आगे की 2, यानी अब हम बात करते हैं C और इधर बात कर लेते हैं D। ठीक है भाई, नेक्स्ट कौन सी है हमारी? नेक्स्ट है हमारी आधार केंद्रित। फलक केंद्रित के बाद अगली आती है आधार केंद्रित। आधार केंद्रित घनीय एकक कोष्ठक। ठीक है, आधार केंद्रित घनीय एकक कोष्ठक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंड सेंटर्ड। आधार को एंड बोलते हैं, एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी ECC। जेड की वैल्यू 2 आती है, यहाँ जेड की वैल्यू 4 आई थी FCC में। ठीक है, अच्छा, कण गोले परमाणु इस कोष्ठिका में घन के कोनों पर रखे होते हैं। आधार केंद्रित में घन के कोनों पर रखे होते हैं। देखो घन के कोनों पर तो रखे ही होंगे कण, इतना समझो आप, घन के कोनों पर रखे होते हैं। इसके अलावा किन्हीं 2 समानांतर फलक के केंद्रों पर रखे होते हैं, आमने सामने वाले फलक के केंद्रों पर, लेकिन 2 लो, सभी फलक ले लिए तो फलक केंद्रित बन जाएगी ना। 6 फलक में से कोई 2 फलक ले लो आमने सामने वाले, जैसे ये दोनों ले लो, या तो ये दोनों या ये दोनों। ऊपर वाले फलक के सामने नीचे होगा, बाएं वाले के सामने दाएं होगा, आगे वाले के सामने पीछे होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि नहीं 2 समानांतर। तो कण गोले परमाणु इस कोष्ठिका में घन के कोनों के साथ साथ, घन के कोनों के साथ आमने सामने वाले 2 फलक के केंद्र पर रखे हो। आमने सामने वाले 2 फलक, 6 फलक नहीं, सिर्फ 2 फलक, 2 फलक के केंद्र पर रखे होते हैं। ठीक है भाई, चलो अब देखो इसमें कैसे दिखाएंगे। ये तो है ही यहाँ पर। अब इसके अलावा 8 कोणों पर कण रखे हैं, इसके अलावा ऊपर वाले फलक और नीचे वाले फलक के केंद्र पर कण रखा होगा। ऊपर नीचे वाला नहीं लेना तो ये वाले 2 ले लो या ये वाले 2 ले लो, 6 में से कोई 2 चूज करने हैं आपको, इन पर ही कण रखने हैं। सभी फलकों पर कण नहीं रखने, क्योंकि सभी फलक पर रख दिए तो फिर तो फलक केंद्रित बन जाएगी, और केवल 2 लिए तो बन जाएगी आधार केंद्रित। आधा योगदान यहाँ से है, आधा, क्योंकि फलक पर जो कण होता है वो 1/2 योगदान देता है। तो कुल प्रभावी कण कितने हैं? कुल प्रभावी कण कैसे निकलेंगे? कोने से। कुल प्रभावी कणों की संख्या कैसे निकालेंगे? Z बराबर कोने से प्लस फलक केंद्र से। सर यहाँ भी आपने ये लिखा है कोने से फलक, यहाँ फलक केंद्र 6 आएंगे, यहाँ 2 ही आएंगे, अंतर आएगा। कोने से वही 1/8 × 8 प्लस फलक केंद्र से। फलक कितने हैं? 6, लेकिन कण सिर्फ 2 ही फलकों पर रखे हैं, तो यहाँ पर हम 2 फलक रखेंगे और 1 फलक पर रखा हुआ कण एक कोष्ठिका में आधा ही जाता है। आधा योगदान तो 2 से 2/2 योगदान जाएगा, यानी 2 कण 1 के बराबर योगदान देंगे, तो 1 + 1, तो Z की वैल्यू आई 2। देखो मैंने बताया था ना 2 आएगी, Z की वैल्यू 2। अच्छा, प्रति एकक कोष्ठिका कण 2 आ गए, और जालक बिंदु कितने आए? 10। ये कैसा आया, समझ में आ गया? 8 तो कोने पर रखे हुए बिंदु, तो 8 बिंदु तो ऐसे हैं जहाँ पर जो कोने पर रखे हुए, 2 बिंदु ऐसे हैं जहाँ फलक के केंद्र पर और उन पर कण रखे हुए। जालक बिंदु वो बिंदु होते हैं जहाँ पर कण रखे होते हैं, जबकि कुल कण वो होते हैं जो एक कोष्ठिका में रखे होते हैं, वो योगदान निकालने के बाद आते हैं। ठीक, चलो अब अपन बात करते हैं लास्ट, और वो है हमारी अंत केंद्रित फलक, नहीं अंत केंद्रित। अंत केंद्रित अंदर रखा होता है, बॉडी के अंदर, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी BCC। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ भी Z की वैल्यू एक्चुअली में 2 ही आती है ECC की तरह। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कण गोले परमाणु एकक कोष्ठिका के कोनों के अलावा केंद्र में रखे, केंद्र पर रखा होता है, के अलावा एक कण केंद्र पर रखा होता है। समझ में आया? वही कण गोले परमाणु कोष्ठिका के कोनों पर तो रखे ही होते हैं, उसके अलावा एक कण केंद्र पर रखा और होता है, केंद्र के बीच में। केंद्र मतलब जो घन का केंद्र, उस पर घन के केंद्र पर रखा होता है, घन के केंद्र।
और एक घन का जो केंद्र होता है वो कहीं भी कॉमन नहीं होता, उस पूरे घन में ही उसका योगदान जाता है। ये बात बताई थी मैंने आपको। तो कुल कण कैसे निकालेंगे और एकक कोष्ठिका कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो ये एकक कोष्ठिका ऐसे रिप्रेजेंट हो, ठीक है। भाई कोनों पर कण रखे हैं, ठीक है, और कहाँ रखे हैं? एक बीचों बीच में रखा है, बीच में, फलक केंद्र पर नहीं है, बीच में बिल्कुल। तो ये तो पूरा एक ही गिना जाएगा, पूरा का पूरा। और एक कोनों से कण आ रहे हैं, तो कुल कण z बराबर कोने से प्लस केंद्र से। कोने से वही 1/8 इंटू 8 और केंद्र से पूरा का पूरा 1 इंटू 1, यानी पूरा योगदान 1 के बराबर ही, ठीक है। तो कुल कण कितने आए हमारे पास? प्रभावी कण 2। तो प्रति एकक कोष्ठिका कण कितने आए? 2। प्रति एकक कोष्ठिका कण बराबर 2, ठीक है। और जालक बिंदु कितने? 9। 8 तो कोने वाले बिंदु और 1 केंद्र वाला बिंदु। इस तरह से हम देखा हमने 4 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं, ठीक है। चलो अब देखो एक विशेष प्रकार की एकक कोष्ठिका और होती है हेक्सागोनल, मतलब षटकोणीय एकक कोष्ठिका। घनीय नहीं होती है, घनीय से अलग होती है हटके। षटकोणीय एकक कोष्ठिका, उसको जरा देखना और जरूरी है। उसके बाद अपन एकक कोष्ठिकाओं को वर्गीकृत करने का आधार नंबर 2 देखेंगे, क्रिस्टल पैरामीटर के आधार पर, ठीक है। चलो तो एक बार मैं समरी कर देता हूँ कि कितने कितने अभी हमने एकक कोष्ठिकाओं को कणों की व्यवस्था के आधार पर पढ़ा है भाई। तो 4 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं हैं हमारे पास। कितने प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं हैं? 4 प्रकार। चलो एकक कोष्ठिका कणों की स्थिति कहाँ कहाँ रखें? जेड की वैल्यू, एकक कोष्ठिका सबसे पहले है एससीसी सरल घनीय एकक कोष्ठिका, दूसरी एफसीसी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, तीसरी ईसीसी आधार केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, चौथी बीसीसी, ठीक है ना, काय केंद्रित भी बोलते हैं इसको और अंत्य केंद्रित भी, दो नाम है इसके। काय केंद्रित भी होती है, काय केंद्रित या अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है। इनके नाम तो हम बता ही दिए मैंने आपको। और एक लास्ट होती है एचसीसी, ये इसको एचसीसी नहीं बोलते, इसको बोलेंगे सिंपल षटकोणीय एकक कोष्ठिका, षटकोणीय एकक कोष्ठिका। ये वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी इसको है ना, इसके बिना आप आगे का टॉपिक नहीं समझ में आया, इसलिए उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ। षटकोणीय एकक कोष्ठिका, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, सरल घनीय एकक कोष्ठिका कणों की स्थिति केवल कोनों पर। कैसे निकलेंगे कण? 1/8 इंटू 8 1 का, ठीक है भाई। एफसीसी कोनों पर भी है प्लस प्रत्येक फलक केंद्र पर भी, मतलब 1/8 इंटू 8 प्लस 6 फलक होते हैं, योगदान 1/2 तो 4 आ जाएंगे। समझ मारी कहानी, ठीक है। ईसीसी इसमें कोनों पर प्लस 2 फलक, समांतर फलक है ना, 2 फलक, तो 1/8 इंटू 8 प्लस फलक 2 रह गए 1/2,
तो आएंगे 2 कण। चौथी है BCC, कोनों पर प्लस केंद्र में, केंद्र वाला 1 योगदान देता है और कोनों पर वो 1/8 × 8, तो 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा जेड। ठीक है भाई। और लास्ट है षटकोणीय एकक कोष्ठक। यहाँ कहाँ होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको बना के फिर अपन लिखेंगे कि किस तरह जेड की वैल्यू क्या आती है और कैसे कैसे कण योगदान देते हैं अपना। ठीक है, जालक बिंदु आपको पता ही है। देखो अब जरा चेक कर, देखो एक षटकोणीय एकक कोष्ठक को ऐसे बनाया जाता है, इस तरह। बेंजीन वाले आपने देखी होगी, बनाई होगी। ठीक है, तो इस वाले के पीछे वाले दोनों कॉर्नर्स को, ये कॉर्नर दिख रहे हैं ना, इस ऊपर वाले के पीछे वाले कॉर्नर से मिला दो। ऐसे, इसको ऐसे, आगे वालों को आगे, इसको ऐसे मिला दो, ऐसे कनेक्ट, बस बहुत है, इतना मिला दो, षटकोण बन गया। आगे वालों को मिलाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, आगे वालों को मिला दो आगे वाले से, ऐसे इस तरह बन गया ये एकक कोष्ठक। अब जरा चेक करो, घन में तो ऊपर कितने कोने होते थे? 4, इसमें 6 है, 1 कोना, 2 कोना, 3। षटकोण है, घन नहीं, षटकोण। तो षटकोण में कोने कितने हैं जरा बताओ, कोने कितने हैं? 12, ऊपर 6 नीचे 6, 12 कोने। कितने कोने हैं? 12 कोने। फलक कितने हैं? देखो एक फलक ये रहा, एक ये रहा, 2 3 4 5 6, एक पीछे है 7, एक आगे 8। कई फलक हैं, फलक अपन क्यों देखने, कोने देखने, जब तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब एक बात बताते हैं, एक कोने पर रखा हुआ कण कितना योगदान देता है? जैसे अपन देखते थे ना, एक घन का एक जो कोना होता है उस पर रखा हुआ कण कितना योगदान देता है? 1/8। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कोने पर कण रखा है एक्चुअली में ये इसका केवल 1/6 योगदान ही दे रहा है, अपने पूरे कण का 1/6 योगदान ही इसमें देता है। आपको याद रखना है कितना योगदान देता है? 1/6 योगदान ही देता है। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये कण रखा हुआ है इस तरह से, इस कण को अगर मैं बाहर निकाल लूँ और उसका आधा कर दूँ इस कण का, तो ये कुछ इस तरह से मुझे दिखाई देगा। ये कण आधा कर दिया मैंने, आधा अलग है आधा अलग है, और इसका केवल जरा देखो ये वाली लाइन मैंने ये खींच दी और ये वाली लाइन, ये लाइन मैंने ऐसे बना, 3 हिस्से हो जाएंगे आधे के, और ये एंगल 120 डिग्री का होता है इसमें, तो पूरा 360 का है और ये 120 का, तो ये एंगल 120 डिग्री का है, पूरा 360 का। तो 360/120 करो, कितना आएगा? 3 आएगा। मतलब इस पूरे मतलब ये जो पूरा गोला था, पूरा जो परमाणु था, इसका आधा हिस्सा जो है उसका भी 1/3 हिस्सा, आधे का भी कितना है? 120 डिग्री एंगल ही तो आ रहा है इसमें, पूरा तो पूरा अगर अपन बना के देखो 360 डिग्री एंगल होगा, तो इस पूरे का भी केवल 1/3 हिस्सा ही इसमें जा रहा है। मतलब हमने गोला लिया, इसका आधा हिस्सा किया, इस आधे का कितना जा रहा है इसमें? 1/3 है। तो उस पूरे ऊपर वाले आधे का, इसके ऊपर जो आधा रखा हुआ है इसका भी 1/3 योगदान जा रहा है, इसका भी 1/3 योगदान जा रहा है एक षटकोण में, तो पूरे का कितना जा रहा है? 1/6। क्लियर है? ऐसे समझ सकते हो इसको, 1/6 योगदान जाता है। क्लियर है नहीं है? चलो, तो एक बात बताओ, एक कोने पर रखा हुआ कण इस एकक कोष्ठक में 1/6 योगदान देता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कण रखे होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है? षटकोणीय एकक कोष्ठक में कोने पर कण रखा होता है, कोने पर रखा होता है। दूसरा, 2 ऊपर वाले और नीचे वाले फलक पर रखा होता है, 2 फलक केंद्रों पर, यानी आधार केंद्रित की तरह 2 फलक केंद्रों पर होते हैं, और 3 अंदर होते हैं, अंदर बिल्कुल केंद्र में, अंदर केंद्र में 3 कण अंदर होते हैं। तो कोने पर रखे हुए कितने कण है हमारे पास? 12 कण है कोने पर, और एक कण के योगदान 1/6 है, तो यहाँ से कितने कण है? 2 कण यहाँ से आगे कोने से। 2 फलक केंद्रों पर रखे हैं, फलक केंद्र ऊपर और नीचे, एक फलक केंद्र वो यहाँ भी 2 जगह योगदान देगा, 2 षटकोणों में कॉमन होगा, तो 2 यहाँ पर फलक केंद्रों पर रखे, योगदान फलक पर 1/2 होता है। ये फलक का योगदान हमेशा 1/2 ही रहता है, चाहे घन हो चाहे षटकोण। तो एक कण यहाँ आ जाएगा, अंदर केंद्र में 3 रखे, पूरा योगदान आएगा, तो 6 आएंगे यहाँ पर, जेड का मान 6। देखो अंदर ऐसे रखे होते हैं, एक कण अंदर यहाँ रखा हुआ है, एक कण यहाँ रखा हुआ है, एक कण यहाँ रखा हुआ है, तो ये तो केंद्र वाले कण होंगे,
ये तो पूरा पूरा योगदान देंगे। फलक पर एक यहाँ रखा था आमने सामने और एक यहाँ रखा था, ये 1/2 योगदान देगा, ये 1/2। बाकी 12 कण कहाँ रखे हुए हैं? कोनों पर रखे हुए, हर एक का 1/6 योगदान हो रहा है। यहाँ से कहानी एकदम समझ में आ रही है ना, 1/6 योगदान है इस कण का। तो 12 कोनों से योगदान आएगा 1/6, तो 2 कण ही बनेंगे। 2 फलक केंद्रों पर कितने कण रखे हैं? 2, योगदान 1/2। एक कण यहाँ से आया, 3 अंदर से आया तो 6 आए, यानी जेड का मान 6 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। प्रभावी कणों की संख्या सबसे ज्यादा षटकोणीय के कोष्ठक के लिए आ रही है 6। चलो अब अपन बात करते हैं दूसरा वर्गीकरण। क्रिस्टल पैरामीटर के आधार पर 7 प्रकार की जो एकक कोष्ठकें होती हैं उनका वर्गीकरण। इसको नोट मिटा दूं मैं, नोट कर लिया। इसको षटकोणीय एकक कोष्ठिका। अरे भाई बात बता मुझे, ये चारों घनीय एकक कोष्ठिकाएं हैं, इनके नाम कैसे पड़े? अगर केवल कण कोनों पर है तो सरल बोल दिया, अगर कोनों के अलावा फलक के केंद्रों पर है तो फलक केंद्रित बोल दिया, अगर कोनों के अलावा किन 2 फलक पर है तो आधार केंद्रित बोल दिया, अगर अंदर है तो काय केंद्रित बोल। इसको क्या बोलोगे? इस षटकोणीय एकक कोष्ठिका को आप सरल बोलोगे, फलक पर बोलोगे, आधार पर बोलोगे या काय पर बोलोगे? देखो कोने पर भी कण है, फलक के केंद्रों पर भी कण है आधार की तरह, और अंदर भी कण है काय की तरह। तो ना तो इसको आधार बोलेंगे, ना काय बोलेंगे, ना सरल बोलेंगे, इसको विशेष बोलते हैं। विशेष एकक कोष्ठिका है, विशेष प्रकार की, क्योंकि इसमें लगभग सभी स्थितियों पर कण है। फलक के केंद्र पर भी कण है, अंदर भी कण है और कोनों पर भी कण है। देखो एफसीसी में कोनों के साथ फलक केंद्रों पर, ऐसा थोड़ी है उसके फलक केंद्रों के साथ आधार पर भी है और अंदर भी है। इसमें सिर्फ आधार पर है, मतलब 2 फलक पर है, और इसमें सिर्फ अंदर है। यहाँ के अंदर भी है, फलक के केंद्रों पर भी है, कोनों पर भी। तो विशेष प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है षटकोणीय एकक कोष्ठिका। ठीक है भाई, चलो इसको मिटा दूं मैं। बहुत बढ़िया। अब अपन दूसरा वर्गीकरण देख लेते हैं, और दूसरा वर्गीकरण का आधार है क्रिस्टल पैरामीटर के आधार पर। अब सबसे पहले तो क्रिस्टल पैरामीटर क्या होते हैं ये समझते हैं। देखो क्रिस्टल पैरामीटर होते हैं, एक तो क्रिस्टल अक्ष और एक क्रिस्टल लंबाई, 2 प्रकार के पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर का मतलब मापने वाले। हम किसी भी क्रिस्टल को उसके फलक या उसकी एकक कोष्ठिकाओं के हिसाब से माप सकते हैं कि वो क्रिस्टल कितना लंबा है और कितना चौड़ा है और कितना ऊंचा है। तो क्रिस्टल को मापने के लिए 2 तरीके के पैरामीटर दिए जाते हैं एकक कोष्ठिकाओं। भाई क्रिस्टल को मापने का मतलब क्या है? आप पूरे क्रिस्टल को मापना चाहते हो तो पहले आप एकक कोष्ठिका को माप ले, फिर उस एकक कोष्ठिकाओं को अगर आपने माप लिया तभी तो आप पूरे क्रिस्टल को मापोगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि पूरा क्रिस्टल तो एकक कोष्ठिकाओं से ही तो मिलकर बना है। अनंत एकक कोष्ठिकाएं, इनफाइनाइट, लाखों करोड़ों एकक कोष्ठिकाएं मिलकर क्रिस्टल बनाती है। तो पहले तो ये देखेंगे कि क्रिस्टल पैरामीटर क्या होते हैं, फिर उसके आधार पर हम वर्गीकरण स्टार्ट करें। क्रिस्टल पैरामीटर, क्रिस्टल को मापने के लिए दिए जाते हैं 2 प्रकार के। एक होता है क्रिस्टल लंबाई या क्रिस्टलीय अक्ष, क्रिस्टल अक्ष, और दूसरे पैरामीटर होते हैं क्रिस्टल कोण या क्रिस्टलीय कोण। क्रिस्टलीय लंबाई या क्रिस्टल लंबाई, क्रिस्टलीय अक्ष भी बोलते हैं इसको, क्रिस्टलीय अक्ष, और दूसरा है क्रिस्टलीय कोण। क्रिस्टलीय अक्ष क्या होते हैं? ए, बी और सी। ए कहाँ होता है, बी कहाँ होता है और सी कहाँ होता है, इसको समझने की जरूरत। देखो ए होता है जेड अक्ष पर, ऐसे बस मैं लिख रहा हूँ, कहीं भी ले सकते हैं वैसे तो, हमारी किताब में जैसे दिया है। ये होता है एक्स अक्ष पर, और सी होता है वाई। तो ये समझ में नहीं आ रही कहानी सर ये कैसे लिख दिया। अभी देखो इसको हटा दो, आपको अच्छे से समझ में आए। पहले मैं बना के दिखा दूँ जरा, चेक। देखो ये हमारी है एकक कोष्ठिका। इस एकक कोष्ठिका को हमें मापना है कितनी लंबी है कितनी छोटी है, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये कोना ले लो जरा। ये कोना 0 में होता है। इस कोने से ये निकली एक अक्ष, ठीक है, ये निकल गई दूसरी अक्ष, और ये निकली भैया तीसरी अक्ष। 3 अक्ष ये एक्स, अब कोई से मान लो ये कौन सी अक्ष है? एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। अब जरा समझ लो, क्रिस्टलीय अक्ष ए बी सी होती है, और क्रिस्टलीय कोण होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, 3 कोण।
तो देखो जेड अक्ष, ये जो जेड अक्ष है ना, जेड अक्ष, जेड अक्ष ये पूरी है, लंबी है। इस जेड अक्ष पर ये घन कितना हिस्सा काट रहा है, इस घन का कितना हिस्सा जेड अक्ष पर आ रहा है, उसे बोलते हैं ए लंबाई, क्रिस्टलीय अक्ष। क्रिस्टलीय अक्ष बोले ना, जेड अक्ष पर ये सिर्फ इतना काट रहा है ए, ठीक है ना, जेड पर ए। एक्स अक्ष पर कितना काट रहा है, वो होती है बी। एक्स अक्ष पर ये घन इतना काट रहा है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो ये बी होगी। और वाई अक्ष पर जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होती है, जो ये घन काट रहा है, वो सी होती है। यानी ये लंबाई ए होती है, ये बी होती है और ये सी। कहानी समझ में आ रही? अब देखो कोण याद करने का तरीका, ए के सामने एल्फा कोण, सामने कैसे मतलब इसके सामने यही तो है, अरे इसके सामने कौन सा कोण है, एल्फा। इस बी के सामने इधर है ये बीटा, और इस सी के सामने कौन सा है, गामा। क्लियर हुआ? देखो ए के सामने एल्फा है, बी के सामने बीटा है, सी के सामने गामा है। एल्फा बी ऐसे याद कर लो, उल्टा ही एल्फा बीटा गामा, चेंज मत करना इनको, ऐसे याद करना। तो क्रिस्टलीय अक्ष ए बी सी और क्रिस्टलीय कोण एल्फा बीटा गामा। अब मैं आपको बता देता हूँ घन में क्या होता है। घन में पता है आपको, घन में ये लंबाइयाँ बराबर होती है, जितना मतलब जितनी लंबाई होती है घन की, उतनी चौड़ाई होती है घन की, और उतनी ऊंचाई होती है घन की। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सब होती है बराबर, ठीक है, घन में। अच्छा एकक कोष्ठिका घनीय है तो उसको हमने माप के देखा, तो हमें क्रिस्टलीय पैरामीटर की सहायता से, तो क्रिस्टलीय अक्ष ने हमसे क्या कहा, सब तीनों बराबर है, हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर। मतलब घन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई बराबर होती है, ठीक है भाई। अच्छा, और कोण एल्फा, बीटा और गामा ये तीनों बराबर होते हैं 90 डिग्री के। ये है, पूछ सकता है ऐसे आता क्वेश्चन, घनीय एकक कोष्ठिका के क्रिस्टल पैरामीटर बताओ, तो आप लिखते हो ए बराबर बी बराबर सी और एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, और तीनों 90 डिग्री। एक घन को देखो, ये भी 90 डिग्री का कोण होता है, ये भी 90 डिग्री का। ये एक्चुअली में ऐसे नहीं है, अक्ष ऐसे आ रही है आपके साथ, तो 90 डिग्री का एंगल है। देखो यहाँ 90 डिग्री का, यानी तीनों एंगल 90 डिग्री के। तीनों एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री, और तीनों बराबर है। अच्छा, अब जरा लेकिन माचिस की डिबिया को चेक करो। माचिस की डिबिया में ऐसा है क्या, माचिस की डिबिया में एंगल तीनों सेम हो सकते हैं, एंगल तीनों सेम हो सकते हैं, एंगल तीनों सेम 90 डिग्री के, अल्फा बीटा गामा एंगल तीनों 90 डिग्री के, लेकिन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये अलग अलग। मतलब माचिस की डिबिया की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है माचिस की डिबिया है, तो इसमें अगर अपन बात करें तो एंगल तो बराबर होते हैं, अल्फा बीटा बराबर गामा, ये 90 डिग्री के मिलेंगे, घन की तरह मिलेंगे सेम, लेकिन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। यानी ए बराबर नहीं होती बी के, और बी बराबर नहीं होती सी के। तो ये माचिस की डिबिया के क्या है पता है आपको, ये क्रिस्टलीय पैरामीटर है। और माचिस की डिबिया कौन सी एकक कोष्ठिका है, विषम लंबाक्ष एकक कोष्ठिका। माचिस की डिबिया कौन सी एकक कोष्ठिका है, जैसे घनीय एकक कोष्ठिका ये है, ये होती है विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष एकक कोष्ठिका। मतलब ऐसी एकक कोष्ठिका जिसकी लंबाइयाँ विषम है, यानी अलग अलग, चेक कर लो, जिसकी लंबाइयाँ अलग अलग हैं, इसको बोलते हैं विषम लंबाक्ष एकक कोष्ठिका। और माचिस की डिबिया इसका उदाहरण है। इसमें एंगल अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के होते हैं। आप माचिस की डिबिया आपके बगल में रखी हुई है, चेक कर लो, और तीनों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसकी अलग अलग होती है, ठीक है भाई। तो ये हो गई हमारी इस तरह से क्रिस्टल पैरामीटर की कहानी। अब क्रिस्टल पैरामीटर के हिसाब से एकक कोष्ठिकाएँ हैं 7 प्रकार की। जैसे एक मैंने घन बता दिया आपको, एक मैंने आपको बता दी विषम लंबाक्ष, 2 तो यही बता दी। एक षटकोणीय एकक कोष्ठिका होती है, षटकोणीय। षटकोणीय एकक कोष्ठिका में क्या होता है, अभी मैंने षटकोण बनाया था आपके सामने, बनाया था कि नहीं बनाया था, बनाया था ना। तो ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है, ऊंचाई मतलब ये सी, ये ऊंचाई तो है, ये सबसे ज़्यादा होती है। उसकी लंबाई, चौड़ाई बराबर होती है षटकोण की, लेकिन ऊंचाई ज़्यादा होती है। तो अगर षटकोण के लिए देखेंगे तो लंबाई, चौड़ाई बराबर होगी, लेकिन ऊंचाई अलग होगी। ये तो क्रिस्टलीय अक्ष है। और एंगल की बात बताऊं तो एक एंगल ये वाला एंगल कितना था, ये वाला कितना था यहाँ पर, ये वाला एंगल, ये वाला षटकोण में ये वाला एंगल, ये वाला ये गामा एंगल 120 डिग्री था। और एल्फा बीटा 90 होते हैं। तो षटकोण में मैं आपको बता दूं एल्फा बीटा एंगल तो 90 होते हैं और गामा 120 होता है। तो इस तरह से पहचानते हैं। अगर मान लो आपको कोई यूँ लिख के दे, जैसे अब एक वो है, एक एकक कोष्ठिका है, इसके अक्षीय लंबाइयाँ हैं ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, और एल्फा बीटा 90 और गामा 120, तो तुरंत आपको एक विशेष एड्रेस हो गया है किसका, षटकोण का। किसे, तो षटकोणीय एकक कोष्ठिका है।
हमको लिख के दीजिए ए बराबर बी बराबर सी और अल्फा बीटा जब 90 तो घनीय का कोष्ठक है। ये लिख के दे तो सर विषम लंबाक्ष। तो ऐसे होती हैं 7 प्रकार की, 3 प्रकार की तो मैंने आपको यही बता दी। बाकी मैं एक टेबल बना रहा हूँ आपको, उन 7 प्रकारों को उसमें आपको चिन्हित करता हूँ, इसको नोट कर लो। चलो मिटा दो चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दूसरा आधार सब समझ में आने लगा है कि ए बी और सी। अब एक बात बताओ मेरे, जो घनीय एकक कोष्ठिकाएं हमने पहले आधार पर पढ़ी थी, कणों की व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार की थी, FCC, BCC, ECC, SCC। उन सब में क्या होगा, ये कहानी लग रही होगी भाई, वो सब है तो घनीय ही ना, क्रिस्टल पैरामीटर के हिसाब से सब सेम है, वहाँ व्यवस्था के हिसाब से अलग अलग है, 4 व्यवस्था के हिसाब से 4 अलग अलग। कहानी समझ में आ रही है? तो अब मैं क्रिस्टल पैरामीटर के हिसाब से आपको 7 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं पढ़ाने जा रहा हूँ, 7 प्रकार। इसके लिए आपको सबसे पहले एक ट्रिक याद करनी है, इन 7 को याद करने के लिए। देखो वो ट्रिक है, क्यूट आवर मदर, MOTHER। पहले इंग्लिश में याद करा रहा हूँ, फिर हिंदी में कराऊंगा। C फॉर क्यूबिक, सब जानते हैं, क्यूबिक यानी घनीय, ठीक है। ये T है, T फॉर टेट्रागोनल, आवर मतलब ऑर्थोरोम्बिक, इंग्लिश में भी आनी चाहिए आपको, ऑर्थोरोम्बिक, ये पूरा नाम है इसका, ऑर्थोरोम्बिक। यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, समझिए। यूनिट सेल लिखा हुआ है नीचे, यूनिट सेल, यहाँ भी ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, ठीक है। अच्छा, M फोर है मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। T फोर है ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। H फोर हेक्सागोनल, मतलब षटकोणीय, हेक्सागोनल यूनिट सेल। ये पहले नंबर पर याद करनी है, ये दूसरे नंबर पर, नंबर फिक्स है, यही रहनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगी कहानी सारी। नंबर बदल दी तो गड़बड़ हो जाएगी। 5 और ये 4, लास्ट है R फोर है 7 में, रोम्बोहेड्रल। अब इनके पूरा नाम देखो जरा। क्यूबिक मतलब हिंदी में बता दूं, हम तो हिंदी में पढ़ रहे हैं, घनीय एकक कोष्ठक, ठीक है। ये होती है चतुष्कोणीय एकक कोष्ठिका, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक, विषम लंबाक्ष, जो माचिस की डिबिया थी, विषम लंबाक्ष एकक कोष्ठिका। मोनोक्लिनिक, एकंताक्ष, मोनोक्लिनिक को बोलते हैं एकंताक्ष एकक कोष्ठिका। ट्राइक्लिनिक, इसे बोलते हैं त्रिंताक्ष एकक कोष्ठिका। हेक्सागोनल, षटकोणीय एकक कोष्ठिका। और लास्ट है जी त्रिसमन्ताक्ष एकक कोष्ठिका, त्रिसमन्ताक्ष एकक कोष्ठिका, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। चलो नोट कर लिया। चलो, तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, और अब हम थोड़ा सा सस्पेंस डाल के छोड़ रहे हैं इस वीडियो लेक्चर। क्यूबिक का मैंने बता दिया, मैंने आपको क्यूबिक का बता दिया, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री बताया था मैंने। विषम लंबाक्ष से बताया था, तीनों लेंथ इक्वल नहीं होती, बट अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होते 90 डिग्री। इसके बाद मैंने षटकोणीय का बताया था आपको, A B बराबर है लेकिन C ऊंचाई ज़्यादा होती है षटकोण की, और अल्फा और बीटा ये 90 डिग्री के होते हैं, बट गामा 120 होता है। बाकी 4 बच गए, इनमें क्या होते हैं,
और सर ये तो 3 तो हमें याद रह जाएंगे, बाकी 4 फिर 7 एक साथ कैसे याद रहेंगे? बिल्कुल घबरा मत, इसकी एक ट्रिक है इसकी भी याद करने की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है वो वीडियो लेक्चर। फिर हम ये देखेंगे कि ब्रेविस जालक क्या होता है। ब्रेविस जालक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा। फिर देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एक बात बताओ, ये क्यूबिक घनीय एकक कोष्टिका है, इस घनीय एकक कोष्टिका के भी तो 4 प्रकार थे। किस व्यवस्था के आधार पर? कणों की व्यवस्था के आधार पर 4 प्रकार थे। सरल, एफसीसी, पीसीसी, एससीसी, ईसीसी 4 थे। ऐसे इसके भी कई प्रकार बनेंगे, ऐसे इसके भी, इसके भी, इसके। तो टोटल अगर इन सबके 4 प्रकार बना दें, सरल बना दे, है ना, अंत केंद्रित बना दें, फलक केंद्रित, इसके जैसे 4, इसके 4, तो टोटल कितनी हो जाएंगी एकक कोष्टिकाएं? ये फिर से 4 प्रकार की, ये 4 प्रकार की, ये 4, टोटल कितनी हो जाएंगी? 7 × 4 28 प्रकार की हो जाएंगी। अब उनमें से थ्योरेटिकली तो 28 होगी, सैद्धांतिक रूप से तो 28 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं होगी, लेकिन संभव कितने प्रकार की, जिनके उदाहरण वैज्ञानिकों को मिले हैं, जिनके उदाहरण वैज्ञानिकों को मिले हैं, वो केवल 14 प्रकार की ही संभव है। उनको बोलते हैं ब्रेविस जालक। अभी नहीं समझ में आया तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।